हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12 का अध्याय हमने शुरू कर रखा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम अब तक पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था आज़ादी मिली थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, और उसी मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। और उनका ये भाषण कहलाया था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमें जिन कठिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली थी, उसके बावजूद हम भारतीय दो बातों पर सहमत थे। सभी भारतीय दो बातों पर सहमत थे। एक था, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाए, और दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करे। इसके बाद में हमने पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियों को। पहली चुनौती थी, वो थी कि विविधताओं से भरे हुए इस भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधे रख सके। दूसरी चुनौती थी, वो थी लोकतंत्र को कायम रखने की। और तीसरी चुनौती थी कि कैसे हम संपूर्ण समाज का भला कर सकें, केवल कुछ तबकों का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का भला कर सकें। इसके बाद में हमने फैज़ अहमद फैज़ की एक कविता पढ़ी थी, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की, मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सब ए सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा शफीन गम ए दिल। यानी उन्होंने कहा था इसमें कि कैसी दागदार रोशनी के साथ निकली है ये सुबह, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम अपने सफ़र में चले थे तो हमने ऐसी सुबह की तो कल्पना नहीं की थी। हमारी कल्पनाओं की सुबह तो उस मुकाम की तरह थी जैसे कोई आसमान की चादर पर चलते हुए जगमगाते तारों के पास पहुंच जाए, या जैसे भटकती हुई समुद्र की धारा को उसका किनारा मिल जाए। आखिर कहीं तो गम से भरे इस दिल की नैया को किनारा मिलेगा। इसके बाद में हमने अमृता प्रीतम को पढ़ा था। वही अमृता प्रीतम जिनका जन्म पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ था, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी? दिल्ली में। और उन्होंने वारिस पठान की एक कविता का जिक्र किया था, अपनी कब्र से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। इसके बाद में हमने विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में पढ़ा कि कैसे शुरुआत हुई थी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र की मांग की 1940 में। कांग्रेस ने उसकी इस मांग का विरोध किया। कई नेता, और उनमें एक बड़ा नेता था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का मुसलमान नेता था, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने भी विरोध किया था द्विराष्ट्र की इस मांग का। लेकिन आखिर में सभी को मुस्लिम लीग की इस मांग के आगे झुकना पड़ा, और एक देश नहीं बल्कि 2 देश एक साथ आज़ाद हुए थे। और उनका विभाजन था वो किया गया था धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, यानी जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं उस क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दिया जाए, और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं उस क्षेत्र को हिंदुस्तान में यानी इंडिया में दे दिया जाए। लेकिन परेशानी ये थी कि मुसलमान बहुल क्षेत्र एक था पूर्व में, दूसरा था पाकिस्तान में, और ऐसी कोई मशीन ईजाद नहीं हुई थी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को एक जगह करके एक देश का निर्माण कर दिया जाए। तो बहुत सारी परेशानियां आई उसमें। एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा विभाजन और विस्थापन। उसके बाद में परिणाम आपको पता ही है कितना दर्दनाक था वो परिणाम। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहर थे, वो सांप्रदायिक अखाड़े बन चुके थे। लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे को मार काट रहे थे। जहाँ पे हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ पे मुसलमानों को मारा काटा गया, और जो मुसलमान बहुल इलाके थे वहाँ पे हिंदुओं को मारा काटा गया। इसके अलावा हमने पढ़ा शहादत हसन मंटो को भी, जो अपनी लघु कथाओं के लिए जाने जाते हैं। और फिर फिल्म गर्म हवा 1973 में रिलीज हुई थी, विभाजन की दास्तां को बयां कर रही थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आज हम देखते हैं, विभाजन की दास्तां को बयां करते हुए फिल्म के बारे में बताया। आज हम देखेंगे अपने आगे का टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नई रियासतों का निर्माण हो, नई रियासतों को एक किया जाता है। और तो
इसमें सबसे पहले है रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय। देखो, आप जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कितने हिस्से थे? 2 हिस्से थे। एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत था, ठीक है, और दूसरे थे देशी रजवाड़े, यानी ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत और दूसरे देशी रजवाड़े। देखिए, ब्रिटिश प्रभुत्व वाला जो प्रांत था उसमें अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। किसका? अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन रजवाड़े थे, हालांकि उन पर भी अधीनता तो ब्रिटिश राज की थी, यानी वो ब्रिटिश राज के अधीन थे, सर्वोच्च सत्ता उन्हीं की थी, लेकिन घरेलू मामले वो खुद देखा करते थे, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, ब्रिटिश भारत था वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और दूसरे रजवाड़े, ठीक है। तो कहते हैं कि अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत जो भारतीय साम्राज्य आता था उसमें 1/3 हिस्सा रजवाड़ों का था और 565 के लगभग रजवाड़ों की संख्या थी। 565 के लगभग उस समय रजवाड़ों की संख्या थी। तो जैसे ही भारत की आज़ादी की घोषणा हुई, तो तय किया गया कि रजवाड़े जहाँ भी शामिल होना चाहिए, यानी वो भारत में शामिल होना चाहिए तो भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और यदि वो स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये देखिए, ये विभाजन से पहले का भारत का मानचित्र है। ध्यान से देखिए, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहाँ का निर्विवाद नेता हुआ करता था अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बाद में पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इसके अलावा ये पंजाब हो गया, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, दिल्ली, मतलब इस प्रकार से ये बंटा हुआ था। इसको बाद में पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया गया था। तो इस प्रकार ये है भारत का वो मानचित्र जो विभाजन से पहले का था, यानी विभिन्न 565 के लगभग रजवाड़ों में बंटा हुआ था और ब्रिटिश प्रांतों में बंटा हुआ था। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे रजवाड़ों का विलय करके भारत को एक किया जाए। तो क्या क्या परेशानियां इसमें आई? समस्या ने जल्दी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने, कौन से राजा ने? सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने क्या किया? अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। इसके अलावा कुछ शासक जैसे भोपाल के नवाब तो संविधान सभा में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। भोपाल के नवाब तो संविधान सभा में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। इस तरह रजवाड़ों के शासकों के रवैयों से ये बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान है वो कई छोटे छोटे देशों की शक्लों में बंट जाने वाला है, यानी कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बंट जाने वाला है। कौन? भारत। तो लोकतंत्र का भविष्य था वो अंधकार में जान पड़ रहा था उस समय। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ भारतीय लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था, यानी भारत को एक रखना था, लोकतांत्रिक रखना था। लेकिन रजवाड़े हैं वो सबसे बड़ी समस्या बन करके सामने आए। जैसे कि हमने पढ़ा, त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले इनकार कर दिया और उसके बाद में हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी घोषणा कर दी। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कौन था जो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता था? भोपाल का नवाब, ठीक है। इसके बाद में रजवाड़ों के इस रवैये के बाद में सरकार का क्या नजरिया रहा? अब हम पढ़ेंगे सरकार का रजवाड़ों के इस रवैये पे क्या नजरिया रहा। देखिए, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार कौन सी थी? हमारी जो संविधान सभा बनी हुई थी उसी को अंतरिम सरकार का रूप दे दिया गया। अंतरिम सरकार का रूप किसको दिया गया? संविधान सभा बनी हुई थी ना, उसी को अंतरिम सरकार का रूप दे दिया गया। और प्रधानमंत्री किसको बना दिया गया? नेहरू को। किसको बना दिया गया? नेहरू को। तो हमारी अंतरिम सरकार ने क्या किया? कड़ा रुख अपनाया इसके विरुद्ध। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। मुस्लिम लीग तो यही चाहती थी ना कि अन्य हिस्सों में भी बंट जाए भारत। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी करने देनी चाहिए, ये मुस्लिम लीग का मानना था। लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ थी। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, यानी भारत को एक करने में सबसे ज़्यादा शानदार भूमिका निभाई वो थे सरदार पटेल। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार पटेल की, ठीक है, सरदार पटेल। अब ये आसान जान पड़ता है कि
भारत एक हो गया था, आसानी से हो गया था, लेकिन ये काम बड़ा जटिल था। बड़ी चतुराई से और युक्ति से काम लेते हुए एक किया गया था। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में हम देखें तो उस समय 26, आज के उड़ीसा में 26, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े रजवाड़े, 119 छोटे रजवाड़े थे, और इसी प्रकार अनेक प्रशासनिक तंत्र बने हुए थे। देशी रजवाड़ों में इस चर्चा से 3 बातें सामने आई। पहली बात तो कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। अधिकतर रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं का सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए ये रुख अपनाया। और तीसरी बात थी, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान थी, वो जोर पकड़ रही थी कि सीमा कैसे तय की जाए, कि कौन कहाँ तक है। ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। यानी क्षेत्रीय अखंडता हमारी है वो कैसे बरकरार रख पाएगी और हमारी एकता कैसे बरकरार रहेगी, इस पर सवाल उठ रहे थे। तो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गई। देखिए, ज़्यादातर रजवाड़े 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में क्या हो गए, शामिल हो गए, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान में मिल रही थी। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और जब विलय हुआ तो एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, और इस सहमति पत्र को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बड़ा शानदार प्रश्न बनता है कि रजवाड़ों ने भारत के साथ जो समझौता किया, विलय का समझौता किया, उस विलय के सहमति पत्र को क्या कहा गया? उस विलय के सहमति पत्र को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अर्थात इस पर हस्ताक्षर का मतलब था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन कुछ रियासतें थी उनका विलय बाकी था, और उनमें मेन कौन थी? एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, एक कश्मीर और एक मणिपुर। 4 रियासतों का विलय बाकी था। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, कश्मीर और मणिपुर, इन रियासतों का विलय बाकी था। और इन रियासतों का विलय कैसे होता है, इस बात पर अभी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, हैदराबाद के निज़ाम के साथ सरदार पटेल की फ़ोटो है। हैदराबाद के निज़ाम के साथ सरदार पटेल, ये सरदार पटेल जी हैं और ये हैदराबाद के निज़ाम है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हैदराबाद का भारत में विलय कैसे होता है। थोड़ा सा सरदार पटेल के बारे में जान लेते हैं। सरदार पटेल जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे, और देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई थी तो वो सरदार पटेल ने निभाई थी। 1875 में जन्म होता है, 1950 में मृत्यु होती है। आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे। इसके अलावा संविधान बनाने के लिए जो कमेटियां बनी हुई थी, उन कमेटियों में मौलिक अधिकार वाली कमेटी में, अल्पसंख्यकों वाली कमेटी में, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां बनी हुई थी, उनके सरदार पटेल क्या थे, सदस्य थे। तो अब देखते हैं सरदार पटेल ने हैदराबाद का विलय किस तरह से किया। हैदराबाद रियासत एक बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद रियासत थी वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। भाई हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी, आंध्र प्रदेश में पड़ती थी। तो पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र कहाँ कहाँ फैले हुए थे। देखो, आज की यदि बात करें तो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और बाकी हिस्से ज़्यादातर हिस्सा किस में था, आंध्र प्रदेश में था। कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी था, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में और कुछ हिस्सा था कर्नाटक में। हैदराबाद के शासक को उस समय निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था हैदराबाद के शासक को? निजाम। और निजाम थे वो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार हुआ करते थे। उसमें निजाम चाहते थे कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम क्या चाहते थे कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। इसीलिए निजाम ने सन 1947 के नवंबर में, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद नवंबर के महीने में, भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया कि जैसे हैं वैसे ही रहने दिया जाए, और ये समझौता था 1 साल के लिए। इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद की निजाम की बातचीत भी चल रही थी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन जोर पकड़ने लगा।
यानी लोग थे वो निजाम के शासन से खुश नहीं थे और उन्होंने आंदोलन कर दिया। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। निजाम था वो लोगों का दमन कर रहा था और इसी दमन की वजह से तेलंगाना के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं भी निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी, तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ गई। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। आज का जो हैदराबाद है वो इस आंदोलन का क्या बन गया? गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी थी वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। आंदोलन को देख करके निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया। पटेल जी ने क्या किया? एक अर्धसैनिक बल, यानी भारत सरकार ने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया और इस अर्धसैनिक बल को कहा गया रजाकार। हैदराबाद के शासक को तो निजाम कहा जाता था और जो अर्धसैनिक बल भारत सरकार ने रवाना किया था उसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के अर्धसैनिक निजाम नए लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया और इसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार होते थे वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, यानी ये रजाकार थे वो हैदराबाद की सेना में थे। रजाकार हैदराबाद की सेना को कहा गया और रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाना शुरू किया। अर्धसैनिक बल को रजाकार नहीं कहा गया था, रजाकार कौन थे? रजाकार सांप्रदायिक के और अत्याचारी, अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे और अत्याचारी थे और गैर मुस्लिमों को क्या बना रहे थे? अपना निशाना बना रहे थे। गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बना रहे थे। तो रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या बलात्कार पर उतारू हो गई। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना और निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। भारतीय सेना को भेजा गया और कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई होती रही और बाद में निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। तो एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि हैदराबाद भारत की एक बड़ी रियासत हुआ करती थी उस समय। चारों तरफ से वो हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र में थे, कुछ हिस्से आज के कर्नाटक में थे और ज़्यादातर हिस्सा आज के आंध्र प्रदेश में था। हैदराबाद के शासक को निजाम बोला जाता था और उनकी जो सेना होती थी उनको रजाकार बोला जाता था। और हैदराबाद का निजाम था वो जनता का दमन कर रहा था। हैदराबाद की जो सेना थी, रजाकार थे, वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे और वो लोगों के साथ जुल्म कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत ने क्या किया? सेना भेजी और उस सेना और निजाम के सैनिकों के बीच में लगातार रुक रुक कर लड़ाई चलती रही। आखिरकार निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का क्या हो गया? भारत में विलय हो गया। अब हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर का विलय कैसे होता है? आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह। मणिपुर के महाराजा कौन थे? बोध चंद्र सिंह। उन्होंने भारतीय सरकार के साथ और भारतीय संघ के साथ अपनी रियासत के विलय पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे और इसकी एवज में उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता है उसको बरकरार रखा जाए, यानी मणिपुर का जो आंतरिक प्रशासन है वो उसके हाथ में रहने दिया जाए। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, यानी राजा का शासन भी रहेगा और संविधान का शासन भी रहेगा। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौम वैश्यक मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुए थे। यानी वैसे आम चुनाव भारत में कब हुए थे? 1952 में, है ना? 1951 के लास्ट में और 1952 में, जिन्हें 1952 के आम चुनाव कहा जाता है। और ज़्यादातर राज्यों में चुनाव भी 1952 में हुए थे। लेकिन महाराजा ने 1948 में इस सार्वभौम वैश्यक मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए थे और मणिपुर में क्या लागू हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस तो चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, यानी कांग्रेस क्या चाहती थी कि मणिपुर की रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। तो मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर क्या कर दें? हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिली और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए और इसका असर आज तक देखा जाता है। आजकल आप देख रहे हो मणिपुर में हिंसा भड़क रही है,
और बहुत ही खतरनाक माहौल मणिपुर में बना हुआ है। तो इसका असर आज तक मणिपुर में हम देख रहे हैं। तो ये आग वहीं से लगी थी कि मणिपुर की जनता उस समय भारतीय संघ में विलय के लिए राजी नहीं थी, और मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने भारत सरकार के दबाव में भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद में देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो मणिपुर और हैदराबाद इन रियासतों का विलय हो गया। जूनागढ़ और कश्मीर है, उसके विलय को हम अगले पार्ट में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। भाई बंटवारा हो गया, उसके बाद में देशी रियासतों का विलय भी हो गया। तो केवल इन दो बातों के होने से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को भी तो तय करना था ना, कि कौन सा राज्य कहाँ कहाँ तक है। और यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला भी नहीं था। प्रांत की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और राष्ट्रीय एकता भी खंडित नहीं हो। यानी देश एक भी रहे और हमारी जो भाषाई विविधता है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, वो भी बरकरार रहे। तो क्या किया गया देखिए, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। प्रांतों की सीमाएं किस लिहाज से तय की गई थी, जैसे जैसे प्रशासन है वो सही ढंग से काम कर सके उसी हिसाब से तय कर दी गई थी। और ब्रिटिश सरकार ने भी जितने क्षेत्र को जीत लिया था उनका एक अलग प्रांत मान लिया। यानी ब्रिटिश सरकार ने जिस क्षेत्र को जीता उसको एक अलग प्रांत मान लिया। तो प्रांत की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। ठीक है, तो हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस सीमांकन को बनावटी मानकर क्या कर दिया, खारिज कर दिया और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सबसे पहले कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें कांग्रेस ने इस बात को माना और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की बात की। अनेक प्रांतीय और कांग्रेसी समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां थी वो बदल गई। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो क्या फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। यानी पहले तो वादा कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद में नेताओं की इस बात की चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो क्या होगा, देश के टूटने का खतरा पैदा होगा, एकता को खतरा पैदा होगा। तो हमारे नेताओं को यह भी लगा कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से भी ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया कि एक बार इस मसले को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। रजवाड़ों का मसला भी हल पूरी तरह से नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें भी अभी ताज़ा थी कि किस तरह से एक दर्दनाक विभाजन हुआ था। तो केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने क्या दी, चुनौती दी कि भाई जल्द से जल्द भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। पुराना जो मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में भी विरोध भड़क उठा। मद्रास प्रांत में आज के जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे, उनके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी थे। तो विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया। यानी भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया था वो आंध्र आंदोलन था, यानी आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाया जाए। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए और तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। यानी ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां थी वो भाषाई आधार पर पुनर्गठन के पक्ष में थी। महात्मा गांधी क्या कहते थे इस बारे में, जनवरी 1948 में उनका एक बयान है कि यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। किसका जोर बढ़ेगा, क्षेत्रीय भाषाओं का। और हिंदुस्तान को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और अंग्रेजों के इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। अंग्रेजों को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। तो महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था जनवरी 1948 में। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी कि भाई बनाएं या नहीं बनाएं, और उनकी इसी मनोदशा से इस आंदोलन ने क्या जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के एक नेता थे, दिग्गज गांधीवादी नेता थे, पोटी श्रीरामुलु। वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई।
आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग पर वो क्या बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे और उनके बाद में पोटी श्रीरामुलु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इससे एक बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलने लगे। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने इसका विरोध जताते हुए अपनी सीट से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया और आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। तो एक मांग जो जोर पकड़ रही थी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, और सबसे ज्यादा जोर इस मांग ने कहाँ पकड़ा, सबसे ज्यादा जोर इस मांग ने आंध्र प्रदेश में पकड़ा कि जो मद्रास वाले इलाके थे, तेलुगु भाषी इलाके थे, उनको एक करके नया राज्य बनाया जाए। कौन सा, आंध्र प्रदेश। और इसके लिए पोटी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की। अब हम देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो भारत का प्रशासनिक मानचित्र, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आज़ादी से पहले का जो मानचित्र था और आज़ादी के बाद का मानचित्र। देखिएगा, इसकी पीडीएफ भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और 12वीं के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के मेरे विद्यार्थी हैं, राजस्थान भर से विद्यार्थी हैं, उन लोगों तक इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। कल की मेरी जो क्लास होगी उसमें मैं यहाँ से उठने वाले सभी जो प्रश्न हैं, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे अति लघुतरात्मक हो, चाहे लघुतरात्मक हो, चाहे बड़े प्रश्न हो, सभी को मैं अच्छे से करवाऊँगा और उसके बाद में कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि बोर्ड एग्जाम में इससे अलग कोई प्रश्न आए। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसी पाठ को। तो क्या क्या हुआ देखिए। अब क्या था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में आगे क्या था, आंध्र का तो गठन हो गया था, आंध्र का तो गठन हो गया था। ये पोटी श्रीरामुलु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1901 से 1952 गांधीवादी नेता थे, गांधीवादी कार्यकर्ता थे, नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था, सरकारी नौकरी छोड़ दी थी इसके लिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किया था बाद में उसमें भी भाग लिया। 1946 में भी इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे थे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए भी खोल दिए जाएं। कितनी बड़ी मांग की थी इसने, दलितों के लिए मद्रास प्रांत के मंदिर खोल दी जाएं, बहुत बड़ी मांग की थी। आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952, याद रखिएगा 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद क्या कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया राज्य बना दिया गया था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आंध्र के गठन के साथ ही दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर जो राज्यों को गठित करने की मांग थी वो जोर पकड़ने लगी और इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने क्या बनाया, 1953 में, याद रखिएगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। और इस आयोग का काम क्या होगा, इस आयोग का काम होगा राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करना, यानी राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको निर्धारित करना। और अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया गया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। देखिए, याद रखिए 1953 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था वो पास कब हुआ, 1956 में। और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये देखिए, ये कार्टून है। ये कार्टून क्या कह रहा है, कार्टून का शीर्षक कॉक्सिंग द जेनी, शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। देखिए, क्षमता तो इतनी सी और समस्या है इतनी बड़ी। समस्या बहुत बड़ी है भाई, समस्या बहुत बड़ी है, क्षमता बहुत कम है। तो इस प्रकार से इस कार्टून के द्वारा इसमें कटाक्ष किया गया है। देखिए, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता थी कि अलग राज्य बनाने की मांग देश की एकता पर आंच लाएगी। भाई, देश की एकता प्रभावित होगी इससे। तो आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना, लोग अलग थलग हो जाएंगे एक दूसरे से,
अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा और जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया कि भाई जनमानस की भावनाओं का क्या रखा जाए, ख्याल रखा गया। लोकतंत्र में तो यही तो है ना, लोगों की मांगों को ख्याल रखा जाए, लोगों की मांगों को माना जाए और इस फैसले को एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। तो भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक हो गए हैं, 50 साल से भी अधिक हो गए हैं और भारत है वो एक है, इसका मतलब ये सक्सेसफुल हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषा अभिजात तबके के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका है। तो भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला, एक आधार भी मिल गया कि भाई राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। बहुत लोगों को आशंका भी थी, बहुत लोगों को ये आशंका भी थी कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन इस आशंका के विपरीत देश नहीं टूटा और इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो सबसे बड़ी बात कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को क्या मिली, स्वीकृति मिली। जब हम कह सकते हैं कि भारत ने लोकतंत्र को अपनाया था, इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं था कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए। भाई ये नहीं था कि लोकतंत्र को अपनाया तो संविधान बना दिया, चुनाव करवाते रहे, केवल यही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होने का एक बहुत बड़ा अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था, लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था कि विभिन्नताओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है। यानी लोग अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी जीवन पद्धतियों की जो बहुलता है उसको कायम रखते हुए एक भी रहेंगे, एकता को भी मजबूत करेंगे और लोकतंत्र को भी बनाए रखेंगे। तो ये लोकतांत्रिक अर्थ इस दौरान लिया गया। आगे नए राज्यों के निर्माण के बारे में और क्या क्या किया गया। देखो, आंध्र प्रदेश तो नए राज्य बन गया था, इसके अलावा भाषा पुनर्गठन अधिनियम भी पास हो गया था। तो उसके आधार पर नए राज्यों को पुनर्गठित किया गया, तत्काल भाषाई राज्यों में तब्दील हो गए। तो एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बम्बई में किया गया। कहाँ किया गया भाई? बम्बई में। तो बॉम्बे को किस में गुजराती बोलने वाले थे उनके लिए गुजरात बना दिया और मराठी बोलने वाले थे उनके लिए क्या बना दिया? मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया और गुजराती बोलने के लिए गुजरात बना दिया। और कब? 1960 में। इसके अलावा पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। तो पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग को 1956 में तो नहीं माना गया, लेकिन 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और वृहत्तर पंजाब से अलग करके एक राज्य बनाया गया, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के राज्य बनाए गए। यानी पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं उनको लिए पंजाब बना दिया गया, बाकी दो और राज्य बनाए गए, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में 3 राज्य बने। उसके बाद में 1972 में एक बार फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने एक बड़ा प्रयास किया पूर्वोत्तर में और असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया। इसी साल बाद में क्या बनाया? मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। कब आए? 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने? 1987 में। जबकि नागालैंड इससे पहले ही, बहुत पहले 1963 में ही एक नया राज्य बन चुका था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया हो ऐसी बात भी नहीं है। केवल ऐसा भी नहीं है कि केवल भाषा को ही आधार बनाया गया, इसके अलावा कोई आधार नहीं माना गया। बाद के वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों ने अलग अलग संस्कृति और विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की है। और ऐसे ही 3 राज्य बाद में बने थे। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था और सन 2000 में ये 3 राज्य बने थे। तो राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन भी चल रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। तो इस प्रकार अभी भी ये आंदोलन क्या है? जारी हैं।
कल हम अपने इस वीडियो में, जो कि इस पार्ट का लास्ट वीडियो होगा, और उसमें हम सारे प्रश्नों को, जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, जितने भी लघुतरात्मक प्रश्न हैं और जितने भी निबंधात्मक प्रश्न हैं, उनको इस वीडियो में सम्मिलित करूंगा और आपको उत्तर लिखने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से लिखना है और कैसे बोर्ड एग्जाम में किस किस प्रकार के सवालों को पूछा जा सकता है। तो ध्यान से मेरे तीनों वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देख करके बोर्ड की तैयारी को एक शानदार रूप दीजिए। धन्यवाद।